राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों पर नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली और इन विधायकों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपनी चैम्बर में शपथ दिलाई। भारत आदिवासी पार्टी के गढ़ 84 से इस बार अनिल कटारा ने चुनाव जीता और 84 से नवनिर्वाचित विधायक अनिल कटारा ने शपथ के बाद कहा कि उनकी पार्टी की भील प्रदेश की मांग हमेशा कायम रहेगी। कटारा आगे बोलते हुए नजर आए कि भील प्रदेश हमारे पुरखों की मांग है और ये मांग हमारी आगे भी जारी रहने वाली है। अब लगातार भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो भी इससे ही जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें चर्चा का विषय है, फिर उठी भील प्रदेश की मांग, कितनी हकीकत कितना फसाना। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ नारायण मीणा जुड़े हैं। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के रूप में राजकुमार मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। जी जी, जी, बहुत और धन्यवाद। साथ ही अभी कांग्रेस पार्टी से हमने बात, प्रवक्ता से हमने बात की। अब इसके बाद बाप पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता के रूप में कांतिलाल जी जुड़े हैं। कांतिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। जी, चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। और जैसा कि हमारा आज का जो विषय है भील प्रदेश की मांग को लेकर, तो बाप पार्टी के साथ पहले शुरुआत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे कांतिलाल जी? भील प्रदेश की मांग कर रही है देखिए, बाप पार्टी और आदिवासी समुदाय के लोग। आपके चैनल को हमारी ओर से जोहार। जो लगातार इस पे डिबेट चल रहा है, जी और कम से कम बस आम जनता तक आवाज जा रही है, उसके लिए आपका शुक्रिया। भील प्रदेश की मांग आज की मांग नहीं है, ये मांग अनादिकाल से चली आ रही है। जिसे हमारे गोविंद गुरु महाराज जो मालगढ़ धाम पर आंदोलन किया था, जी और 1800 के आसपास केसरिया जी के अंदर एक आंदोलन हुआ था, और 1920 और 22 के अंदर जो आंदोलन हुए जिसमें हजारों आदिवासी शहीद हुए, पाल चितरिया, और ये आपका भूला वालोरिया और मानगढ़ धाम, इसके ऊपर जो आंदोलन हुए, उस आंदोलन को अनवरत जारी रखे हुए हमने, ये किसी पार्टी की मांग नहीं है, किसी वर्ग विशेष की मांग नहीं है, उसमें तमाम प्रकार के लोग जुड़े हुए थे, तमाम प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। तो वो मांग आज विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी उठी है, और लोकसभा जी में भी हम लोग इस बात को दम खम से रख रहे हैं। जी, राजकुमार जी, क्या कुछ कहेंगे? भील प्रदेश की मांग कितनी जायज है? जी देखिए, हर पार्टी का अपना एक विचारधारा होती है, उनका एक उद्देश्य होता है कि हम जनता के बीच में कैसे जाएं। जी भारतीय जी आदिवासी पार्टी की मांग है कि भील प्रदेश बनाया जाए, तो ये उनकी पार्टी की मांग हो सकती है। लेकिन जी जिस प्रकार से देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो राज्यों का बंटवारा किया गया था वो एक भौगोलिक आधार पर ऐसे किया गया था। ठीक है, वो उनकी पार्टी की मांग है तो वो उनको उठाए, वो उनका निजी मामला हो सकता है। लेकिन अगर भील प्रदेश की हम जब मांग की थोड़ा जी परिदृश्य पे जाना चाह रहे हैं भौगोलिक परिस्थिति में, तो भील प्रदेश के सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बन रहा। जी भील प्रदेश को अगर आप देखे जाओगे तो भील भील प्रदेश मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन तीन राज्यों के अनेक जिले जी मिलाने के राजकुमार जी। बाद जो जी एक भौगोलिक परिवेश सामने आता है, तो उसके बाद वो भील प्रदेश का निर्माण होता है। तो उसके लिए वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है कि ये एक राज्य के अगर दो बंटवारे का जी मांग होता तो राज्य स्तर तक रह सकता था। लेकिन भील प्रदेश के जो परिदृश्य है, जो भौगोलिक परिस्थिति, वो तीन राज्यों से होकर गुजर रही है। जी तो इसको इनकी भारतीय आदिवासी पार्टी की मांग है, वो उनका मुख्य मुद्दा हो सकता है जनता के बीच में। लेकिन इसको कथनी और करनी में अगर ये इसको धरातल पे हम लाएं तो काफी लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें तीन राज्यों की सरकारों से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका वर्गीकरण करने पड़ेगा। तो एक बहुत लंबा मुद्दा है और इन्होंने इनके स्तर पे उठाया है, तो वो उनके हिसाब से चला। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गोविंद गुरुजी का जो आंदोलन था, वो वहाँ ब्रिटिश हुकूमत और वहाँ सामंतवाद के खिलाफ था। गोविंद गुरुजी ने कभी कोई पृथक राज्य की मांग नहीं की थी। मैं कांतिलाल जी, कांति भाई जी को अपडेट करना चाहूंगा कि कहीं भी इतिहास में इस प्रकार का प्रमाण नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय बाबूलाल खराड़ी जी ने इस संबंध में अधिकृत वक्तव्य दिया है कि राजस्थान में भील किसी जाति के आधार पे राज्य की आवश्यकता नहीं है, और कोई राज्य बनता भी नहीं है। कल कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति मांग करेगा, कल ने कोई जाट समाज का व्यक्ति मांग करेगा, कोई राजपूत समाज मांग करेगा। तो इस प्रकार से राज्यों के गठन की कहीं भी संविधान में प्रावधान नहीं है। और जी जिस प्रकार आदिवासियों ने राष्ट्रीयता के लिए सबसे पहले आजादी के आंदोलन में किसी ने बलिदान दिया,
तो वो तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1785 में दिया। तो जिस प्रकार हमारा बनवासी है, जनजाति का बंधु है, वो राष्ट्रीयता की धारा के साथ चलने वाला है, वो राष्ट्रवाद की जोत को वनवासी जलाने होंगे वाला है। आपके पूर्वज, वनवासी होंगे आपके पूर्वज, हम आदिवासी है। वनवासी आप जानो, आपका काम जाने, हम नहीं। फालतू आदरणीय बकवास मत करना। कांतिलाल जी, आदरणीय कांतिलाल जी, कांति भाई जी, आदिवासियों मैं को आपकी गाली देना बंद कर दो। जानूं कि आप ये कहाँ से हो? आदिवासी आप शब्द कहाँ से आया हो? कब है? पहले तो नहीं नहीं, आप, आप कहाँ से हो बताओ, आप कहाँ से मैं हो? तो जयपुर से वह- हूँ। जयपुर से हो तो आप जयपुर से हमारे हूँ, आदिवासी जयपुर से, भीलों के बारे बस्ती में क्या से। जानते हैं आप लोग? हमारे भीलों के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? मैं हमारी आपकी और हमारी संस्कृति नहीं बिल्कुल नहीं, एक ही है आप कांति हमारे भाई जी। भीलों के बारे में क्या जानते हो? हमारे भीलों के बारे में क्या जानते हो? आदिवासियों के नहीं बारे में क्या नहीं, जानते हो? आप तो मीणा, मैं मीणा सब हो। कुछ मीणा जानता हूँ का जो आपकी आपको संस्कृति के सर्टिफिकेट बारे मिला है, में। मैं भी, आपको आदिवासी भी 1953 में घोषित किया गया है, पता है आपको? आप आदिवासी की लिस्ट में थे ही नहीं नहीं। नहीं, वो तो कोई बड़ी वो बात नहीं है, 53 की 1951 का तो विषय नहीं है। विषय ये है कि नहीं नहीं, सुनिए, आदिवासी आपके शब्द भारत पूर्वज में चलिए होंगे, उल्लेख नहीं बोलने होंगे, है। का हम एक एक वनवासी करके होंगे। मौका साहब, देंगे जी। कांति नारायण जी भाई आपके आपको जी, मौका पूर्वज होंगे, देंगे। वनवासी नारायण होंगे, जी हम आप वनवासी तक नहीं है। लौटेंगे। नारायण जी आप तक लौटेंगे। एक बार कांतिलाल जी क्या कह रहे हैं पहले उनकी बात सुन लेते हैं, वापस आप तक लौटेंगे, आपको मौका दिया जाएगा जी। कांतिलाल जी क्या कुछ कह ये रहे हैं? वनवासी के किसको गाली दे रहे हैं आप लोग? वनवासी का मतलब बंदर होता है क्या? हम बंदर है? हम आदिवासी है, और संविधान में आपको, मैं गाली हमको नहीं दे रहा ट्राइबल हूँ आपको। गाली है, ये गाली है। हाँ, मैं आज भी पूरा देश ट्राइबल हूँ। मैं भी ट्राइबल हूँ जयपाल कांति सिंह, भाई जी, कोई मैं नहीं है, भी आपसे ज्यादा ट्राइबल नहीं ट्राइबल है, हूँ। आप मैं भी वनवासी हो। ट्राइबल हूँ। ये इस काय के प्रकार ट्राइबल आप हो? समाज को बांटने का प्रयास नहीं करें। फालतू बात मत कीजिएगा आप, वनवासी वनवासी नहीं के नाम नहीं, से। ये अनावश्यक बातें तो आप चलिए समाज आप में भ्रम दोनों तक पैदा कर लौटेंगे, रहे हैं। दोनों को बोलने का मौका दिया जाएगा जी जी जी। आप तक दोनों को बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल कांतिलाल जी मेरा आपसे भी है। आप आदिवासियों को ऐसा किन परिस्थितियों में ऐसा लगा कि भील प्रदेश की मांग होनी चाहिए, क्या कुछ वजह रही है इसके पीछे जी? भील प्रदेश की मांग होनी चाहिए। पहले तो हमारे ये आरएसएस के लोग बैठे हैं, मीणा, मीणा जी, उनको कहिए कि एक हमारे आरएसएस के भील समुदाय के लोग थे, जिसने एक आरएसएस के अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने एक किताब लिखी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उसी किताब में भील प्रदेश का जिक्र किया है। जी आरएसएस के शायद उदयपुर साइड के थे भील, बहुत बड़े व्यक्ति थे, विद्वान, उन्होंने किताब लिखी, उसमें भील प्रदेश का जिक्र किया है। दूसरा, आपका गोविंद गुरु जी का उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। उन्होंने गोविंद गुरु जी के जो महाराज थे, हमारे भीलों की वेशभूषा परंपरा पहना के हमने उनको अपना गुरु माना। और उसके बाद में गोविंद गुरु जी ने यहाँ पे सामंती और अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर कह दिया कि यहाँ पर जो हमारे लोकल भाषा है वराड़ बोलते हैं, और जो टैक्स नहीं भरेंगे, और हम लोग यहाँ पे बिजराज कायम करेंगे, ऐसा उन्होंने एक नारा दिया था, जी बिजराज कायम करने का। वो बात हम कर रहे हैं, न कि हमारी ये किसी पार्टी की बात नहीं है। पार्टी तो कल बनी है, उससे पहले हम लोग बिल प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं, पार्टी बाद में बनी है। हमारा कांति बिल चलिए भाई प्रदेश जी, विद्यार्थी गोविंद गुरु मोर्चा, जी ने कहीं बिल भी भील प्रदेश प्रदेश की विद्यार्थी मांग मोर्चा नहीं चुनाव की लड़ थी। रहा है। ये तो बिल प्रदेश आपकी पार्टी विद्यार्थी मोर्चा राजनीतिक चुनाव लड़ मुद्दा रहा इसको है। बना रही है। बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा चुनाव लड़ रहा है 2015 से। तब आप कहाँ सोए थे? अब की बात कर रहे हो? सभी कॉलेजों में हम लोग, उदयपुर, पुराना उदयपुर संभाग है, उसके अंदर हम लोग 20 कॉलेजों में हम लोग चुनाव जीते हैं बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नाम से। और तब तो उनको कोई नहीं थी। और नहीं, आज आप कोई भी नाम एक दे पार्टी सकते बन हो, गई है, नाम देने पार्टी की बना आपको के। आजादी है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। किंतु हाँ, कहीं तो भी फिर आप आपको काहे गोविंद की गुरु जी मिर्ची लग की रही है जो भैया? राष्ट्रभक्ति थी उसको बदनाम नहीं करें। वो राष्ट्र मैं भी आप लोग रख लो मत्स्य प्रदेश, यानी मीन पुराण से आप लोग रख लो, नहीं मछली नहीं, के चलिए क्यों पुत्र रख देखिए, होंगे, ये लें, इसकी जातिगत बातें मछली आवश्यकता थोड़ी प्रदेश ही नहीं ज्यादा बनाना है। आप लंबी हो लोग। जाएंगी जी। देखिए ये एक डिबेट का टॉपिक जो है किसी और दिशा में जा रहा है, तो अब फिलहाल दोबारा से एक बार टॉपिक पे लौट आते हैं। तो फिलहाल मेरा सवाल राजकुमार मीणा जी आपसे है। लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से भील प्रदेश की जो मांग हो रही है राजकुमार, क्या लगता है आपको कि कई ऐसे भी आरोप लगे हैं कि आदिवासी नेताओं की बात को सही तरीके से सुना भी नहीं जाता है? एक ये भी कारण है कि आदि भील प्रदेश बनाने की जो है मांग की जा रही है, क्या लगता है कितनी सही है? जी बिल्कुल, जो ट्राइबल्स लीडर है
कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस वाले हैं, वो जी उनको उनकी मुख्य धारा से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी है कांतिलाल जी का और इनका बीजेपी प्रवक्ता का डिबेट चल रहा था, ये वनवासी आदिवासी पे जा राजकुमार रहे जी, हैं। तो ये आदिवासियों को मुख्य वास्तविकता धारा है। में लाने का काम ही भाजपा ने किया है। सर, आप आपने केवल शांति से वोट सुन बैंक लीजिए, समझा आपके उनको। बीच में मैं नारायण नहीं जी बोला आपको ना, मौका आप शांति देंगे। से सुन नारायण लीजिए। जी चिढ़ क्यों रहे हो आपका नारायण आपका जी? आपका जब टर्न आए आप प्लीज तब बोले। एक बार आप राजकुमार जी चिढ़ भी क्यों रहे बोलने हो? दीजिए। काफी देर से आपकी शांति बात हमने सुन बड़ी रहे थे वो आराम से आपको। सुनी है। जी जी तो निश्चित राजकुमार तौर जी। पे ये जो काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा जो किया जा रहा है, पहले तो सबसे पहले उन आदिवासियों के ऊपर जबरदस्ती वनवासी का जो थप्पा लगाया जा रहा है, जो इन्होंने संस्कार शालाएं खोली जा रही है, उन संस्कार शालाओं में आदिवासियों को अपनी मूल प्रकृति पूजन से दूर ले जाकर किन्हीं अन्य काल्पनिक कथाकथित धार्मिक ग्रंथों के ऊपर अपनी उनमें उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। तो ये इनका निश्चित तौर पे है, ये जो विघटीकरण का काम कर रहे हैं। तो पहले आरएसएस कभी भी नहीं चाहती कि एक प्रकार से आदिवासियों का अपना एक है पुराना, वो अपने अस्तित्व में रहे, वो अपने भौगोलिक दृष्टि से रहे। और जहां विभाजन की बात आती है, निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर, राजस्थान प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर जब एसटी ट्राइबल्स रिजर्वेशन घोषित किया गया था, वो भौगोलिक आधार पे किया गया था। आप देखिए, अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग समाज के लोग एसटी में आते हैं। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, साउथ में भी चले जाइए, वहां पे अलग अलग प्रकार की सेपावत होते हैं, ये कास्टेज होती है जो ट्राइबल्स को बिलोंग करती है। तो हम इस आधार पे ट्राइबल्स वो हो जाता है जो भौगोलिक आधार पर जो निवास जी कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे इनकी बहुत पुरानी मांग है, मांग उठाना, हिंदुस्तान के अंदर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पूरी है कि हमें किस तरह से रहना है, किस प्रकार की पूजा पद्धति करना है, हमें कहाँ व्यापार करना है, इसके ऊपर कोई भी पार्टी अपना आधिपत्य नहीं थोप सकती। लेकिन ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक विघटन की राजनीति की है, कभी ट्राइबल्स की समस्या को सुना ही नहीं। आप उनके बीच में गए, आपने संस्कार शालाएं खोली, क्या आपने कभी उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं दिया। क्या आपने कभी उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं दिया। क्या आपने कभी उनके उत्थान पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ आपने आदिवासियों का भगवाकरण करने पर ध्यान दिया। कैसे भी उनकी मूल प्रवृत्ति से छोड़कर कैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ाया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया। तो सबसे पहले आज केंद्र में बीजेपी बैठी हुई, राजस्थान के अंदर बीजेपी बैठी हुई, गुजरात के अंदर बीजेपी बैठी, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी बैठी हुई अरे है। बंद कर और जल्दी, बार कोई व्हील डिबेट का प्रदेश का जो टीवी पे यार। भौगोलिक परिदृश्य आता है, तो तीनों राज्यों में से मिलकर आता है। तो सबसे पहले आप आदिवासियों को बांटना बंद कर कीजिए। बाद में उनके जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे आपकी विधानसभा के अंदर हो, चाहे आपकी लोकसभा के अंदर हो, वो क्या मुद्दे लेके, क्या पब्लिक की बात लेके आपके सामने आ रहे हैं, उनको जी शांति से सुनिए, जी उनके जी निराकरण की ओर लौटेंगे ध्यान एक दीजिए। बार आप तक। राजकुमार जी फिर लौटेंगे आप तक। नारायण जी आपसे मेरा सवाल है, लगातार जिस तरीके से एक सवाल मैंने अभी किया, सेम सवाल मेरा आपसे है। प्रतिनिधित्व को लेके बड़ा सवाल उठता है कि जो बाप पार्टी से जुड़े लोग हैं या फिर आदिवासी जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व में दिक्कत आती है, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, या फिर कहें कि जो अभी सरकार है वो इस विषय को लेकर संवाद भी नहीं करना चाह रही है आदिवासियों से। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। सबसे ज्यादा वहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व का काम किया है तो भैरव सिंह जी के टाइम से वहाँ पंचायत राज संस्थाएं, लोकल बॉडी है, वहाँ एसटी को आरक्षण दिया गया। 100% वहाँ पर हमारे सरपंच, जिला परिषद, जिला प्रमुख, पंचायत समिति जी प्रधान ये बने। तो ये उनको राजनीतिक सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसने दिया? तो वो भाजपा ने दिया। कांग्रेस ने केवल उनको वोट बैंक समझा। और आज सबसे ज्यादा प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख वहाँ टीएसपी एरिया में है, तो वो इसकी देन है, तो वो भाजपा की देन है। इसके बाद में आप द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। आप देखिए कि ये जो भील प्रदेश की मांग करने वाले लोग हैं, इन्होंने तो वोट भी नहीं दिया। वो एक आदिवासी महिला थी, उसको इन्होंने वोट भी नहीं दिया। और आप शिक्षा के द्रौपदी क्षेत्र में मुर्मू की सबसे बात कर रहे ज्यादा हैं सर, आप द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। अभी कुछ समय पहले द्रौपदी मुर्मू का एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि केंद्र सरकार को आदिवासियों की और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरीके का एक उनका स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उन्होंने आदिवासियों के उत्थान को लेकर बात कही थी। नहीं, बिल्कुल आप सहमत हूँ। जो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने 60 साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी को देश में अभी कम समय शासन में रहने का समय मिला है, किंतु जो सबसे ज्यादा उनके एजुकेशन के मामले में देख लो, नौकरियों के मामले में देख लो, उनके बेसिक विकास के बारे में देख लो, वो कहीं काम हुआ है तो जमीन में काम हुआ है, तो वो
अभी मोदी जी की सरकार में, अटल जी की सरकार में हो, जब 2000 अटल जी की सरकार बनी तो उनके लिए प्रत्यक्ष मंत्रालय का गठन हुआ, एसटी कमीशन का गठन हुआ, ये सब जी चीजें। चलिए, एक सवाल नारायण जी मेरा आपसे है जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्या लगता है आपको कि अगर भील प्रदेश बन जाता है तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी हैं वो फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बन पाएंगे? कि मैडम, राज्य बनने से कोई व्यक्ति फाइनेंशियली नहीं हो जाता है, ये कोई फाइनेंशियली स्ट्रोंग होने का कोई आधार नहीं होता राज्य। वहाँ विकास के लिए हमारी सरकार ने इतना बड़ा काम किया है कि आज देखिए गांव गांव में सड़क है, हॉस्पिटल्स है, बच्चों के पढ़ने के लिए छात्रावास है, एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, और आईआईटी है, वहाँ मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, और हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है वहाँ अलग से प्रत्यक्ष। जी क्या कुछ कहेंगे कांतिलाल जी? देखिए, मेरे जो दोस्त हैं भाजपा के प्रवक्ता, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने अपनी झोली से निकाल कर आरक्षण नहीं दिया है। ये जो आरक्षण है वो आपका 1874 के अंदर हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उसके बाद में शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, और 1919, 1935 और 1950 के अधिनियम के अंदर भी हमको वही न वही दर्जा दिया गया जो आपका 1874 में मिला था। तो आज की तारीख में जो हमको अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए हैं। और निश्चित रूप से हम कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी इलाके में सरपंच हो, आपका जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, एमएलए हो, वो बनते हैं। निश्चित रूप से इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ संपूर्ण रूप से आदिवासी इलाका है। दूसरे लोग बाहर से आए हुए यहाँ पे आके रह रहे हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट कर दिया है, उसको वेरीफाइड कर दिया है। तो हम लोग कहना चाह रहे हैं उनको कि ये कोई आपका भाजपा या कांग्रेस ने निकाल के नहीं दिया है। अगर ये अधिकार अगर मिल जाते तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उस समय क्यों नहीं दिया उन्होंने? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। और न तो मुझे ना भाजपा से दुश्मनी है, ना कांग्रेस से दुश्मनी है। अपने जी अपनी रोटियां सब सेक रहे हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि भाजपा, मैं नारायणलाल जी है वो अभी प्रवक्ता है, उनसे कहना चाहता हूँ कि भाजपा की एक पॉलिसी है, देश के अंदर छोटे छोटे राज्य बनाकर राज्यों में रह रहे लोगों का विकास बढ़िया तरीके से हो सकता है। ये भाजपा की पॉलिसी है। तो ये जस्ट भाजपा की पॉलिसी के विपरीत जाकर भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। जी राजकुमार जी, आपसे मेरा सवाल है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिस तरीके से लगातार जो भी जहाँ पे भी सबसे ज्यादा आदिवासी हैं वहां पर स्कूल खोले जा रहे हैं और कॉलेजेस हैं, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं, बकायदा रोजगार की भी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वास्तविकता क्या है इन सब बातों में? अभी जिस तरीके से बात लगातार सवाल उठ रहे हैं तो कितनी सच्चाई है और कितना धरातल पे काम हो रहा है? जी मैम, जो नारायण सिंह जी ने अभी बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़ा रटा रटाया डायलॉग है। हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने रोजगार दे, अब गिनाओ ना, कौन सी जगह बनाया, कौन सी जगह आपने स्कूल खोल दिए? अरे आप नारायण सिंह जी जिस स्कूल में पढ़े होंगे ना, वो भी कांग्रेस की देन है। आपके गांव में पहली सड़क गई होगी ना, वो भी कांग्रेस द्वारा बनाई हुई है। जिस अस्पताल में आपने इलाज करवाया होगा वो भी कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये भारतीय, इस देश की जनता सब जानती। दूसरी, जब ये आदिवासियों को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, तो मैं आपको इतना खुला बता देता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का किसी आदिवासी को बनाया? नहीं बनाया। आरएसएस ने कभी उनका जो प्रमुख बनता है आरएसएस का, कभी किसी किसी आदिवासी या दलित को बनाया? नहीं बनाया। क्या कभी प्रधानमंत्री भी मुख्य पद पे बनने का मौका आया, कभी आदिवासी को बनाया? नहीं बनाया। द्रौपदी मुर्मू जी का जहां इन्होंने कार्ड खेला है, आदिवासी कार्ड, तो ये जो मैं शब्द बोलने वाला हूं उसका दुख तो नारायण सिंह जी को भी होगा, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हुए हैं तो शायद बोलेंगे नहीं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, एक आदिवासी होने के नाते इस देश के प्रथम नागरिक को उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, वो अभी बोल नहीं पाएंगे, उस दुख को मैं भी समझता हूं। तो मुख्य धारा में आज तक आपने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले ने, चाहे वो एसटी हो या एससी हो, दोनों को कभी आने ही नहीं दिया। सिर्फ आपने उनको भीड़ तंत्र का हिस्सा रखा, कभी उनकी आवश्यकताओं पे गौर नहीं किया। हमेशा भीड़ तंत्र का हिस्सा रख के उनको अपने वोटर्स में चेंज किया कि कैसे हम हमारा मताधिकार बढ़ाएं। इसके अलावा आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर फूट डालने का, आदिवासियों से उनको वनवासी की तरफ ले जाने का, जबरदस्ती उनके ऊपर हिंदू टैक्स थोपने का,
मैं इनसे खुला कहता हूँ, आप आदिवासियों पे हक अधिकार से बोलते हो, आप हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो, उनको उनको रिलीजन के कोड में हिंदू है आदिवासी भी लिखने नहीं देते। तो इस देश में रहने वाले जैन अपना धर्म के कोड में जैन लिखते हैं, उनकी पूजा पद्धति भी तो सिमिलर कहीं ना कहीं मेल खाती है। जो पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, वो सिख लिखते हैं, उन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने एक बार पंजाब के अंदर ऐसा आंदोलन चलाया था कि यहाँ पर ये सिख हिंदू है, आज तक वहां पे बीजेपी नहीं आई है, ये ध्यान रखना आप। उन्होंने सिरे से खारिज किया है। ठीक है, हमारी पूजा पद्धति आपसे मिल सकती है, हम माता जी को मान सकते हैं, हम बेरू जी को मान सकते हैं, हम राम भगवान को मान सकते हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर हमारे मुख्य धर्म इससे हमें हटा नहीं सकते। जी, तो क्या ये कुछ हमेशा कहेंगे सिर्फ नारायण और जी? सिर्फ जी, राजकुमार जी टारगेट करते हैं लौटेंगे आप तक। आदिवासियों को। जी, क्या कुछ कहेंगे नारायण जी? देखिए, कांग्रेस का एजेंडा केवल धर्म और जातियों को लड़ाने का रहा है। और हमारा पार्टी का जो नेतृत्व है वो आदिवासियों का संपूर्ण विकास की बात करता है। हम हमारा जो आदिवासी भाई है वो जो जंगल की रक्षा करता था, उसको सबसे ज्यादा राइट्स किसी ने दिए हैं तो वो दिया है जमीन भी उन्होंने वोट आदिवासियों बैंक की है समझा जी। तो केवल नारायण कांग्रेस ने सिंह जी, समझा। मैं नारायण सिंह राजकुमार जी, जी आपके माध्यम से नारायण बताना सिंह जी, चाहता हूँ कि ये नारायण फूट सिंह जी, डालो और पाँच किलो एक की बात मैं बीच में पॉलिसी जो इंटरप्ट अंग्रेजों करता ने हूँ बनाई आपको। थी, उस आपने पॉलिसी को आदिवासियों को आज बोल, की पार्टी आज भी अपना रही सुनिए है। और सुनिए आपको सुनिए, आदिवासियों के आप विकास की बात में आपको सोचना चलिए कहीं जी, चाहिए। से भी ये सवाल मेरा स्पष्ट फिर हो से रहा जी है। राजकुमार जी, मैं बीच एक बार नारायण जी को बोलने जी दीजिए। जी मैं बीच नारायण जी में भी मैं बोलिए। 10 सेकंड में अपनी बात कर, इन्होंने नारायण सिंह जी ने बोला आदिवासियों का जल और जंगल, जमीन की ये बात नहीं कर रहे, जमीन ये अडानी को दे रहे हैं। ये अभी इनके प्रवक्ताओं के मुंह से भी जल जंगल जमीन तीनों वर्ड यूज कीजिए सर, आदिवासियों की तीनों ही है, जमीन भी नहीं है। नहीं, कहीं जमीन कोई आपने जमीन नहीं दी जा रही है, उद्योगपति ये मित्र गलत अडानी बात की है। नहीं है, आप भी गलत तथ्य इसको भी प्रस्तुत कर आपने, रहे हैं। मैंने आपको सुन के बोल रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है, नहीं पीछे नहीं से नहीं नहीं, बोल कहीं रहा नहीं हूँ। दी जा रही आप है। तीनों चीज यूज कीजिए, जल जंगल आपने जमीन, तो रॉबर्ट आदिवासियों की, वाड्रा को अडानी दी की नहीं तो है आपको जमीन, ये तकलीफ बात नहीं ध्यान है। रखिएगा। जब रॉबर्ट जी, वाड्रा को लौटेंगे राजस्थान आप में तक। जी जमीन अरे राजकुमार आप जी, इंडिया ये लौटेंगे आप पूरा तक, देश आप देख तक रहा है। लौटेंगे। नारायण जी, राजकुमार जी आपको बोलने का मौका देंगे। नारायण जी, क्या आप कुछ कह रहे हैं? कम शब्दों में अपनी बात रखें। और मेरा सवाल एक आपसे ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी यदि बात करे आदिवासियों के हितों की, तो यदि जब भील प्रदेश की मांग जिस तरीके से लगातार उठ रही है, और वहीं अभी कुछ समय पहले कोटे में कोटा की मांग उठी, भील प्रदेश की अब मांग हो रही है, तो बीजेपी सरकार जो है वो किसी तरीके का संवाद क्यों नहीं कर रही है आदिवासी नेताओं के साथ में? भाजपा निरंतर आदिवासियों से संवाद करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जयंती पे बांसवाड़ा में गए। समय समय पर हमारे मंत्री जाते रहते हैं, सरकार के सभी प्रतिनिधि वहां जाते रहते हैं, और हमारा टीएसपी जी के मंत्री बाबूलाल खराड़ी संवाद करते हैं। निश्चित रूप से सबसे हमारा संवाद होता है, और हमारा कैडर है, सारा संवाद होता है। और उनकी जो विकास की जो बातें आती है सरकार उनको पूर्ण करती है। इस बजट में भी आपने देखा होगा कि उनका जो बजट था 1000 करोड़ से बढ़ाकर क्योंकि 1500 करोड़ का किया गया है। वहां जी हमारे लिए उनके 250 महाबाड़ी उनके बच्चों के लिए खोली गई है। जो भी उनकी समस्याएं आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है, वो तत्काल उन पर निर्णय लेती है, उनसे संवाद रहता है। वहां के हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारा संवाद जी, रहता है। ये सवाल जी, ये सवाल मेरा आप सभी से है। एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इस मांग के बीच में ये खड़ा हो जाता है कि अगर भील प्रदेश अलग से बन जाता है, यदि अलग से भीलों को एक प्रदेश बना के दे दिया जाता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं आदिवासियों के लिए बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं यदि प्रदेश अलग होगा तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं पर भी फर्क पड़ेगा और वहीं भी विभाजन भी देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि भील प्रदेश की ये जो मांग है वो वास्तव में जायज है? क्योंकि जो योजनाएं जो आ रही है उसका असर भी तो भील प्रदेश पे देखने को मिलेगा। और नहीं नहीं, फाइनेंशियली कोई भी योजना आती है वो कोई राज्य कोई किसी क्षेत्र के आधार बना करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। जी और मैं समझता हूँ कि टीएसपी तो हमारी सबसे अच्छी योजनाओं की गिनती होती है, उनके लिए विशेष विभाग बना हुआ है, टीएसपी बना हुआ है, माडा योजना बनी हुई है, केंद्र की योजनाएं बनी हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी है। और भील प्रदेश का विषय तो इसलिए बनता ही नहीं है कि किसी जाति के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होता है। संविधान में हमारी व्यवस्था है, हमने जनजाति के विकास के लिए झारखंड भी बनाया। राजस्थान बना इस है प्रकार राजपूतों के कांतिलाल नाम जी कुछ से, कह रहे हैं? जी कांतिलाल जी। गुजरात गुज्जर बना, रा, राजस्थान बना है राजपूतों के नाम से, गुजरात बना है गुज्जरों के नाम से, मिजोरम बना है, मेघालय बना है, नागालैंड बना है। और ये सारे जाति के नाम से नहीं बने तो क्या बने? दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आपने 5 जनवरी 2011 का जजमेंट पढ़ लीजिए
कि 8% इस देश के जो आदिवासी हैं वो इस देश के स्थायी यानी मूल मालिक के प्रथम रहवासी हैं। जी जब देश का बजट बनता है तो आदिवासियों के लिए अलग से कोटा निर्धारित हो जाता है, कितना पैसा क्या कहाँ खर्च होगा। उसमें आर्टिकल 275 का पैसा लगता है। वो पैसा आज तक पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पाते ये लोग। और राज्य का जब बजट बनता है तब आदिवासियों को अलग से मिलता है। तो ये जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र जो आदिवासी इलाका है, जो टीएसपी रट लगा के बैठे हैं मिट्ठू की तरह, तोते की तरह। टीएसपी शब्द कहीं संविधान में लिखा ही नहीं है। उसको अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया बोला गया है। और टीएसपी एक परियोजना थी, पंचवर्षीय योजना थी। सरकार जब चाहे तब बंद कर सकती है उसको। तुम्हारा आपका टीएसपी शब्द ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। हमको हमारा संवैधानिक शब्द जो अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया है उसकी हम तो मांग करते हैं। टीएसपी के आधार पे किसी को कोई लाभ दे नहीं। जी कांति तो चलिए भाई जी, क्लोजिंग शेड्यूल नोट, एरिया के जी हिसाब जी से ही क्लोजिंग नोट के रूप में बात कर लेंगे, समय का थोड़ा सा अभाव है। फिलहाल जो क्लोजिंग नोट है उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नारायण जी आपके साथ में क्या कुछ कहेंगे भील प्रदेश की मांग को लेकर, जो आज का हमारा मुद्दा है। फिर उठी भील प्रदेश की मांग, कितनी हकीकत कितना फसाना, क्या कुछ कहेंगे क्लोजिंग नोट में। मैडम, मैं इस मांग को सिरे से खारिज करता हूं और हम बिल्कुल संकल्पित हैं, हमारा संगठन, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, कि हमारा आदिवासी भाई है वो विकसित बने और वो हमारे जो विकास की मुख्य धारा उसके साथ खड़ा हो। और हम उनकी मांग को, जो भी उनकी मांग है उनको निश्चित रूप से मांगेंगे। किसी जाति के आधार पे राज्यों का बंटवारा नहीं होता, राज्य नहीं बनते हैं। जी राजकुमार जी क्या कुछ कहेंगे क्लोजिंग नोट में। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अगर इस देश में रहने वाले आदिवासियों की व्यथा या उनके जनप्रतिनिधि कोई मांग कर रहे तो निश्चित रूप से अलग से उनकी मीटिंग बुलाकर सबसे चर्चा करनी चाहिए। उसमें देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी शामिल करना चाहिए। उनका कुछ न कुछ समाधान निकलना चाहिए। इसको इस प्रकार से खारिज करने से नहीं चलता। ये देश सबका है। इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने हक मांगने की आजादी है। अगर कोई समुदाय अगर किसी चीज को उठा रहा है और उनकी पीड़ा है तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सबने अपनी कमेटियां गठित कर एक बार उनसे वार्ता करना चाहिए। जी क्या कुछ कहेंगे कांतिलाल जी क्लोजिंग नोट में। भील प्रदेश मेरे पुरखों का सपना है। भील प्रदेश हमारी भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर मांगा गया है। न भील प्रदेश जाति के आधार पर मांगा गया है। भील प्रदेश में हम लोग, हमारे बाप दादा ने जो बलिदान दिए हैं उसको हम लेके रहेंगे। और ये हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनके कहने न कहने से भील प्रदेश मिलेगा नहीं मिलेगा वो अपनी बात उनके पास है। भील प्रदेश मेरा स्वाभिमान है, मेरा अभिमान है। इसे हम मरते दम तक लेके रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भील प्रदेश का नक्शा हमने बना के दे दिया है। और भील प्रदेश में हम लोग हमारे आने वाले संतानों को भील प्रदेश जी तो फिलहाल आज हमारे तैयार है। साथ भारतीय मध्य जी प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लोग हम लोग भील प्रदेश बना के रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी से नारायण जी हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से राजकुमार मीणा हमारे साथ थे, और बाप पार्टी से हमारे साथ कांतिलाल जी मौजूद थे। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए आज का जो विषय था हमारा, उस पर हमने चर्चा की। भील प्रदेश की लगातार जिस तरीके से मांग उठ रही है, अब उस पर आगे क्या कुछ समाधान निकलने वाला है और क्या कुछ इनकी जो मांगे हैं उसकी कितनी सुनवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे यानी लीजा के साथ। नमस्कार।